नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में तकरीबन 4 घंटे की तकरीर में विपक्ष की कलई उतारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस दरमियान विपक्षी सांसद लगातार तकरार भी करते रहे। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जो सवाल थे, उनके जवाब में प्रधानमंत्री खड़े हुए थे। कल उन्होंने लोकसभा में जवाब दिया था। आज प्रधानमंत्री का अलग तेवर में नजर आए और धुआंधार प्रहार किया उन्होंने विपक्ष पर। उनका भाषण नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही रहा। इसके अलावा उन्होंने शोषितों, पीड़ितों, दलितों और अल्पसंख्यक समाज की बेहतरी की तमाम योजनाएं भी गिनाई और उनकी उपलब्धियां भी। प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय दलों से कहा कि ये कांग्रेस है, इसने किसी को नहीं छोड़ा है। क्षेत्रीय दलों के शूद्र पॉलिटिक्स के जरिए जातीय उभार की कोशिशों को प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण करार देते हुए साफ किया कि जब योजनाओं का, कार्यक्रमों का फायदा सबको होगा तो ऐसी राजनीति करने वाले खुद खत्म हो जाएंगे। उनकी सरकार सबके लिए योजनाएं चला रही है। धार्मिक तुष्टीकरण और सेकुलरिज्म पर भी उन्होंने अपनी राय रखी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मोदी ने कहा कि जिसमें सबको फायदा वही सेकुलरिज्म है। एक नई परिभाषा सेकुलरिज्म की ये हो सकती है। बाकी उन्होंने सब कुछ, जो कुछ इसके अलावा जो कुछ है, उसे वोटों की राजनीति करार दिया। राज्यसभा में अपने भाषण के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को ललकारा और दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दलों को पुचकारा और यह भी साफ कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं अकेला ही कितनों पर भारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में राहुल गांधी ने जो बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए जो सवाल पूछे थे, अडानी और नरेंद्र मोदी को लेकर जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछे थे, तीखे हमले किए थे कि भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या है। कितनी बार प्रधानमंत्री और अडानी साथ साथ विदेश यात्रा पर गए, कितनी बार पहले अडानी गए, फिर प्रधानमंत्री ने उनको ज्वाइन किया, कितनी बार प्रधानमंत्री को बाद में अडानी ने ज्वाइन किया, और कितने करार हुए जो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अडानी ने किए। क्या भारत में कोई और उद्योगपति नहीं है? इस तरीके के सवाल राहुल गांधी ने पूछे। इसको लेकर राजनीति गर्म है और ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब देंगे और प्रधानमंत्री ने कल भी जवाब दिया, आज भी जवाब दिया, लेकिन उन्होंने दो टूक कहा कि इस तरीके के सवाल पूछने वाले लोगों को जवाब वो लोग देंगे जिन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है, जवाब वो लोग देंगे जिन्हें आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिल रहा है, मुफ्त इलाज मिल रहा है, जवाब वो किसान देंगे जिनके खाते में सम्मान राशि जा रही है, जवाब वो नौजवान देंगे जिन्हें नौकरियां मिल रही हैं, जवाब वो बेघर लोग देंगे जो 3 करोड़ बेघर लोगों को उन्होंने अब तक अपनी सरकार में घर दिए हैं, वो ऐसे लोगों को जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने एक अलग तरीके से इसे जनता से जोड़ते हुए विपक्ष को लपेटने की पूरी कोशिश की। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कही कि कांग्रेस ने 60 साल में सिर्फ गड्ढे ही खोदे हैं। अभी कौन से गड्ढे हैं, ये बड़ा देखना महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री ने तमाम लोकसभा में कल 2G और 4G घोटाले, बहुत सारी बातें, मतलब तरह तरह के घोटाले, 4G नहीं 2G ही, क्योंकि 4G तो बाद में आया और वो ठीक ठाक चल रहा है। 2G घोटाले, नाना प्रकार के जो कांग्रेस शासन में घोटाले, यूपीए की सरकार घोटाले, उनका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। दूसरी तरफ विपक्ष
और राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने उनके जो सवाल थे, तीखे प्रधानमंत्री पर जो हमले थे, उनको कार्रवाई के से हटा दिया गया। यह हटाना एक तरीके से एक्सपंज करना, उनको हटाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद और मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि अब जो संसदीय व्यवस्था है उसका भी अंतिम संस्कार हो गया, उसका भी राम राम सत्य होगा, उसके भी कब्र बना दी गई है। और ये कब्र बनाई है लोकसभा अध्यक्ष ने। ये जयराम रमेश ने, उनका इशारा लोकसभा अध्यक्ष की तरफ था। लगभग 4 घंटे तक दोनों सदनों में प्रधानमंत्री बोले, आज 2.5 घंटे और कल 1.5 घंटे। और राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे थे बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए, राहुल गांधी का भाषण 49 मिनट और 51 सेकंड का था। तो आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि 49 मिनट 51 सेकंड बनाम 4 घंटे, इसके बाद भी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उन्हें जवाब कहां मिला। हमने पूछा, आम प्रधानमंत्री जी इमली की बात कर रहे हैं, हम पूछ रहे भाई अडानी से क्या रिश्ता, वो कह रहे हमने राशन दे दिया। हम कह रहे भाई पूरे देश के अडानी को ही सौंप दोगे, वो कह रहे हमने आयुष्मान कार्ड दे दिया। ये कहां जवाब हुआ। बहुत सारे सवाल विपक्ष उठा रहा। और आज पूरे वक्त, जितने वक्त प्रधानमंत्री 2.5 घंटे तक सदन में, राज्यसभा में बोलते रहे, उस पूरे दरमियान, पूरे उनके संबोधन के दरमियान विपक्षी दलों के सांसद अंबानी, अडानी, इनको लेकर नारे लगा रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि मोदी अडानी भाई भाई। इस तरह के नारे वो सदन के अंदर लगा रहे थे। लगातार प्रधानमंत्री को निशाने पर है। शायद ही कोई ऐसा वक्त रहा हो जब विपक्षी सांसद चुप रहे हों, मुझे नहीं लगता। और ये दृश्य पहली बार, नरेंद्र मोदी इस देश के और दुनिया के बहुत बड़े नेता हैं, और जब वो बोल रहे हो तो जाहिर सी बात सदन को सुनना चाहिए। लेकिन आज सदन ऐसा नहीं था। विपक्ष बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं था। विपक्ष की शारीरिक भाषा आक्रामक थी। और जब प्रधानमंत्री समअप कर रहे थे और उन्होंने जब एक तरीके से तीखे तेवर में, यूं कहा जाए कि बाहें समेटते हुए, हालांकि उन्होंने वास्तव में ऐसे ऐसे करके बाहें नहीं समेटी, लेकिन वो अपना जो उनकी शारीरिक भाषा थी वो बहुत आक्रामक थी। उन्होंने कहा कि मैं अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा हूं, मैं देश के लिए निकला हूं, वो अपने लिए निकले हैं। प्रधानमंत्री का यह संकेत 2024 के लोकसभा के लिए विपक्षी दलों को संदेश है कि वो किसी मुगालते में ना रहे। नरेंद्र मोदी अकेले ही उन पर भारी है। कुछ बयानात सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी आज कल भाषण देंगे। मेरे उनसे 2-3 छोटे से सवाल हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल हैं। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अदानी जी? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? ये भी सवाल पूछा, ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी,
शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कह कर के हम, ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बेहद शायराना अंदाज में भी दिखे, एक शेर पढ़ रहे थे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में लगभग 4 घंटे वो बोले, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेने से परहेज किया, इशारा करते रहे। ये जो बात अभी वो कह रहे थे कि वो बड़े खुश हो रहे थे कि देखा आज मैंने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, बहुत तीर मार दिया है, इसलिए वो इतना थक गए होंगे कि उनको नींद बहुत अच्छी आई होगी और वो आज उठ भी नहीं पाए। तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी का नाम लेने से बचते रहे, नाम नहीं लिया उन्होंने। ये एक रणनीति हो सकती है प्रधानमंत्री की। इसके अलावा बहुत सारी बातें आज राज्यसभा में उन्होंने ओबीसी को लेकर बातें कही और जो धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म की बात कही, वो कहा जो सबको फायदा होता है वही सेकुलरिज्म है। जो बाकी दल हैं वो 4 लोगों को कहते हैं कि मैं तुम्हें दे दूंगा, 4 को नहीं देते हैं और 4 को दे देते हैं, उनकी तुष्टि करके उनका वोट लेते हैं। ये तुष्टिकरण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार सभी लोगों के एक समान, भले ही एक आदमी को 1 महीने पहले मिल जाए, एक को 2 महीने 3 महीने बाद मिल जाए, लेकिन मिलेगा सबको, ये सुनिश्चित करा रहे हैं। तो यही असली सेकुलरिज्म है, यही वास्तव में धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है। ये प्रधानमंत्री ने आज सदन को बताया, एक नए तरीके से परिभाषा गढ़ने की कोशिश की। जो बार बार विपक्षी दल इस बात को लेकर हमला करते हैं कि बीजेपी और जो उसकी सरकार है वो विपक्ष की जहां सरकारें हैं या जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां विधायकों को तोड़ मोड़ खरीद करके वो ये करते, सरकारें बदलते हैं, सरकारें गिराते हैं। तो उसका आज उन्होंने एक उदाहरण दिया, बानगी दिखाई, कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि धारा 356 का प्रयोग सर्वाधिक कांग्रेस के टाइम ही हुआ है, 90 बार सरकारें गिराई गई हैं देश में और 50 बार एक हाफ सेंचुरी तो इंदिरा गांधी ने अकेले लगा दी। तो आज वो नेहरू गांधी इसी के इर्द गिर्द उनका जो बहुत भाषण का एक बड़ा हिस्सा नेहरू गांधी पर परिवार पर रहा, उनकी योजनाओं पर रहा, उनके नामकरण पर रहा। वो कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट में किसी अखबार में पढ़ रहा था, हालांकि मैंने कोई इसकी पुख्ता जानकारी मैंने नहीं की और ना ही ये पुख्ता मतलब इसका कोई अखबार के हवाले से उन्होंने इस खबर को कहा कि 6000 योजनाएं इस देश में गांधी नेहरू परिवार के नाम पर, इस 6000 नामकरण, 6000 ऐसे योजनाएं, नाम, जो ऐतिहासिक स्थल, उनका नाम गांधी नेहरू परिवार के नाम पर है। ये इसको भी आज बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने और बड़ी तीखे तरीके से उन्होंने उभारा। और एक जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि कांग्रेस टेक्नोलॉजी विरोधी है, वैज्ञानिकों के विरोधी है, शोध छात्रों के विरोधी है। ये बड़ा एक अजब तरीके का मसला है। ये प्रधानमंत्री का ये आरोप, इसे थोड़ा मैं समझने की कोशिश करूंगा अभी जब हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ेंगे, तो अपने आप में ये एक अलग तरीके का मसला है। क्योंकि हम तो यही सुनते आए हैं राजनीति में कि भारत में टेक्नोलॉजी राजीव गांधी लेकर आए, कंप्यूटर क्रांति राजीव गांधी ने की। प्रधानमंत्री ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा कि कांग्रेस टेक्नोलॉजी विरोधी है? एक नए तरीके का आरोप है कांग्रेस पार्टी पर। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज, ओबीसी, किसानों की बात
ओबीसी की बात, विश्वकर्मा समाज की बात, बंजारा समाज की बात, बहुत सारी बातें की। लेकिन उन्होंने कहा कि 60 साल में कांग्रेस ने किसी भी चुनौती का समाधान किया नहीं है। विश्व के देश जब आगे बढ़ रहे थे तो हम कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें चुपचाप बैठी हुई थी। बहुत सारी आदिवासियों, वनवासियों, तमाम। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व की सरकारें 60 सालों में काम करती तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्रधानमंत्री ने ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन एक अलग तरीके से एक चलते चलते हुए एक बात और कहे गए कि जो मौजूदा वारिस हैं वो अपने नाम के आगे नेहरू लगाने से क्यों बचते हैं। ये भी एक बड़ा एक यक्ष प्रश्न प्रधानमंत्री छोड़ गए। मैं मंथन की शुरुआत करूंगा और मेहमानों का परिचय कराऊंगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में जो तेवर दिखाए उन्हें देख लेते हैं। मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो, कौन है जिन्होंने किया, कौन है जिन्होंने किया, कौन है जिन्होंने किया। इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। केरल में आज जो लोग इनके साथ खड़े हैं, जरा याद कर लीजिए, थोड़ा बार माइक लगा दीजिए। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे। कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गढ़ते थे। आज आप वहां खड़े हैं, आपके साथ क्या हुआ था जरा याद कीजिए। आदरणीय सभापति जी, जरा डीएमके के मित्रों को भी बताता हूं, तमिलनाडु में एमजीआर और करुणानिधि जैसे उन सरकारों को भी इन्हीं कांग्रेस वालों ने बर्खास्त कर दिया। प्रधानमंत्री ने बड़े रोचक अंदाज में अपनी बात को रखा, बड़े प्रभावशाली ढंग से। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत भीड़ भरी किसी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बहुत रौ में थे प्रधानमंत्री, लेकिन विपक्ष भी बहुत रौ में दिखा। एक ब्रेक ले रहे हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार हरिकेश जी। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार बिलाल सब्जवारी साहब दिल्ली से जुड़े हैं। बिलाल साहब को अच्छा अनुभव है सदन को कवर करने का, बहुत स्वागत। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और संसद को बहुत करीब से देखने वाले राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सिंह साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और कांग्रेस के पूर्व एमएलए, वरिष्ठ नेता दिल्ली से जय किशन हमारे साथ जुड़े हैं। जय किशन जी बहुत स्वागत। और थोड़ी देर में हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नरेश बंसल उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद हैं, वो आते हैं। मैं सीधे आज शुरुआत हरकेश बहादुर जी से करूंगा, चूंकि वो संसदीय परंपरा व्यवस्था को जानते हैं। हरकेश जी, मेरा एक सवाल आपसे शुरुआत में ही है कि एक तो क्या राहुल गांधी को उनके सवालों के जवाब मिल गए, क्योंकि प्रधानमंत्री 4 घंटे तक दोनों सदनों में बोले और राहुल गांधी का 49 मिनट 51 सेकेंड का जो
भाषण था, उसमें आखिरी के कुछ 3-4 सवाल उन्होंने अडानी को लेकर पूछे थे। राज्यसभा लोकसभा में बवाल हंगामा होता रहा। इस तरह का दृश्य शायद मैंने पहली बार देखा कि जब मोदी दोनों सदनों में बोल रहे थे तो अडानी और उनको लेकर नारे लगातार चल रहे थे। ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये 2024 को लेकर प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि मैं अकेला ही काफी हूं विपक्ष पर? हरकेश जी, मेरी आवाज जा रही है? आवाज? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। देखिए, आपने समय तो खुद ही प्रधानमंत्री ने जो बोला था उसको तमाम आपने न्यूज में भी दिखाया होगा, लेकिन आपने बहुत समय दिया उनकी भाषण को दिखाने में और बातें कहने में। देखिए, हम लोग भी सदन के सदस्य रहे हैं और बहुत गंभीरता से वहां पर भाषण भी होते थे, उसके जवाब भी मिलते थे। संवेदनशील सरकारें हुआ करती थी। जो भी प्रधानमंत्री होता था, जब वो भाषण करता था तो ज्यादातर हमने यही पाया कि जो सवाल उठाए जाते थे, ज्यादातर लोग उन सवालों के जवाब दिया करते थे। और जो उनकी उपलब्धियां होती थीं या उनके कार्यक्रम होते थे उसके बारे में जरूर कहते थे, लेकिन जो प्रश्न विपक्ष उठाता था उसका जवाब भी देते थे बड़ी संवेदनशीलता के साथ, क्योंकि वो बहुत गंभीर मामले हुआ करते थे। दुर्भाग्य ये रहा है कि मैंने देखा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अब की बार अपोजिशन के उठाए बहुत सारे सवालों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा लगा कि जैसे कोई सवाल उनसे पूछा ही नहीं गया था। वो चाहे राहुल गांधी रहे हों या अन्य लोग रहे हों, जिन लोगों ने उन सवालों को उठाया उनको उसका जवाब मिला नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बातें की जो बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। कल लोकसभा में उन्होंने 2G स्कैम की बात जो उठाई, 2G स्कैम के बारे में सारा उसमें कोर्ट ने सारी इंक्वायरी की, सब उसकी जांच पड़ताल हुई, कोर्ट ने सबको बरी भी किया। प्रधानमंत्री जी की ही सरकार थी, वो जानते थे कि जो भी स्कैम हुए हैं उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की थी, और आज तक उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई न तो की है, न तो कोई किसी आदमी को पकड़ पाए हैं, न किसी भी तरह की किसी को सजा हुई है। कहीं किसी मामले में कोई कुछ हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो जिनके ऊपर मुख्य आरोप थे उनमें से किसी को कोई सजाएं नहीं दिला पाए। तो उस बात को उठाने का क्या मतलब था? अच्छा, आप इतने सालों से 52 से देश की संसद चुनी जा रही है और उसमें तमाम बहस हो रही है, बातें हो रही हैं, सवाल उठाए जाते हैं, उसके जवाब दिए जाते हैं। तो वो जो तरीका रहा है चीजों के जवाब देने का, उसका तो प्रधानमंत्री जी ने पालन अब की बार किया ही नहीं। अब सवाल उठा है कि अपोजिशन पहले तो शुरू में चलने नहीं दे रहा था उसको, क्योंकि उनका मेन मांग थी कि जेपीसी बैठाई जाए। तो जेपीसी के लिए प्रधानमंत्री कभी तैयार नहीं हुए। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की अध्यक्षता में होना चाहिए उसकी जांच, वो उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। जवाब भी नहीं किसी बात का दे रहे हैं। और ये बात बहुत आश्चर्य की बात है, जो देश के अंदर थोड़े भी सोचने समझने वाले लोग हैं, ये अगर कोई व्यक्ति 2014 में सिर्फ $8 बिलियन रुपीस का मालिक था, वो अचानक 8 ही साल में 140 बिलियन रुपीस का मालिक कैसे हो गया? 609वें जगह पर था जो रिच लोगों की लिस्ट है उसमें, अब वो एकदम आके दूसरे नंबर पर पहुंच गया था। तो बगैर किसी मदद के ये सब तो हुआ नहीं, लेकिन इन बातों को प्रधानमंत्री ने टच नहीं किया और तमाम सालों की बातों को इकट्ठा करके जो हमेशा चुनाव में भाषण दिया जाता है, उसी तरह का भाषण उन्होंने दिया, जो कि उनसे कम से कम अपेक्षित नहीं था। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको गरिमामय तरीके से भाषण कर देना चाहिए था और बातें बतानी चाहिए थी और लोगों को संतुष्ट करना चाहिए था। अपोजिशन जब देखा है कि वो किसी बात का जवाब उसको नहीं मिल रहा है, तब अपोजिशन ने भी वहां पर हंगामा शुरू किया। उनके भाषण के दौरान नारेबाजी हुई। मैं इन सब चीजों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे तो दूसरी तरफ से भी तो रिएक्शन इसी तरह का होगा। तो इसके लिए किसको हम जिम्मेदार बताएं? जब सवाल पूछा गया, सवाल का जवाब देने की मुख्य जिम्मेदारी तो सरकार और प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की ही है। जवाब आप देते नहीं हैं, बात कुछ और करते हैं, चुनावी भाषण आप करते हैं। अगर उन पुरानी बातों को अपोजिशन के लिए भी उठाएं कि देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के और आज तक इन लोगों की पार्टियों ने क्या क्या किया, इनका क्या रोल था तमाम मामलों में, आपके पास समय नहीं था, हम ही बता देते भी 10-15 मामले में। तो प्रधानमंत्री जी जिस जनधन खाता की बात किए हैं उसके बारे में सिर्फ सुन लीजिए
जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी कर रही थी उस समय इसका सबसे ज्यादा विरोध जनसंघ कर रही थी। ये तो नहीं चाहते थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण न हुआ होता तो आज गांव गांव में जो तमाम ग्रामीण बैंक और तमाम तरह के बैंक खुले हुए हैं कैसे खुलते? अगर वो बैंक नहीं खुलते तो ये आज जनधन खाता जो खोले हैं ये कहाँ खुलता? लेकिन इनकी पार्टी की नीति ही नहीं थी, क्योंकि वो तो हमेशा पूंजीपति परस्त पार्टी रही। हमेशा वैसे ही लोगों का काम, कुछ चंद लोगों के हाथ में सारे बैंक थे उस समय। उसे ले करके जब उसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो उससे तमाम लोगों को कर्ज दिया गया, बहुत सारे लोगों ने उससे अपना व्यवसाय चलाए, बहुत लोगों को रोजगार मिला, बहुत सारी चीजें हुई। अब उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, ठीक बात। लेकिन जो इन्होंने काम किया, अगर उसका प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पर आज प्रधानमंत्री जी कबड्डी खेल रहे हैं, ये सारा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ पिछली सरकारों का है। जब सारा खजाना मिल गया, सारी चीज मिल गई, तो आप आज जो आप काम कर रहे हैं ये आप नहीं बता रहे हैं कि उन्हीं लोगों। प्रधानमंत्री ने तो आज कहा हरकेश जी कि अब कांग्रेस ने केवल गड्ढे ही गड्ढे खोदे हैं और कोई काम ही नहीं किया। मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा और ब्रेक पर लौटूंगा तो फिर इस पर बात करूंगा कि भाई कितने गड्ढे खोदे कांग्रेस ने 60 साल में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। हम दुनिया की खबर दिखाते हैं, फिक्र आपकी, परवाह देश की करते हैं। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 60 साल में कांग्रेस ने गड्ढे ही खोदे हैं। अभी हरकेश बहादुर जी राजनीतिक विश्लेषक वो कह रहे हैं कि भैया अगर पूर्व प्रधानमंत्रियों ने वो आपको कुशलिंग नहीं दी होती, अगर वो बेस नहीं बनाया होता तो आज आप, उन्होंने शब्द एक अलग चुना कि आप कबड्डी नहीं खेल रहे होते, देशज शब्द है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप आज ऐसी स्थिति में होते नहीं। राकेश कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी के पास जाऊंगा। राकेश जी, आप सदन कवर करते रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करते रहे हैं। एक बात कही गई कि राहुल गांधी के जो सवाल थे, जो उनके हमले थे प्रधानमंत्री पर, वो अंश हटाए गए कार्रवाई से। क्या, हालांकि जो दूसरे सांसद थे झारखंड के बीजेपी के, उनके भाषण से भी कुछ अंश हटाए गए। वो ये दलील दी जा रही है कि उनका सबूत नहीं है। तो क्या पहले बीजेपी के लोग, चाहे वो काला धन की बात हो, चाहे बहुत सारी 2G 3G 4G जितनी बातें वो करते रहे हैं पूर्व में, तो क्या उनके कोई सबूत होते थे क्या? ये हाउस जब चलता है, आपको भी पता है कि कुछ बातें जो बहुत
पर्सनल अटैक हुआ है उसको लोकसभा के स्पीकर ने एक्सपंज करवा दिया। राहुल गांधी जी ने अभी जो भारत जोड़ो यात्रा के उस का जो उनका पिछले 4-5 महीनों का जो चल रहा था उसी लय में वो चल रहे हैं। वो पार्लियामेंट के फोरम को एक डिस्कशन और डिबेट के बजाय वो सोच रहे हैं पार्लियामेंट एक स्पॉन्टेनियस वो भारत जोड़ो यात्रा को ही कैरी ऑन कर रहे हैं जी। जबकि अडानी अंबानी कोई बाहर के तो है नहीं, सबको मौका इसी सरकार ने दिया। अभी हरकेश जी काफी वरिष्ठ हैं, मेरे काफी करीब, मैं काफी सालों से इनसे जुड़ा हूं, तो हरकेश जी जो बोल रहे हैं वो एक कांग्रेसी होने के कारण बोल रहे हैं, ना कि वो इस पक्ष को देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी जो अभी दी जा रही है पिछले 8 साल में मोदी जी के आने के बाद, वो किसी बाहरी व्यक्तियों को नहीं दिया गया है। ये बोफर्स का घोटाला नहीं है, ये एंडरसन या सेंट किट्स का मामला नहीं है, ये जो भी अडानी अंबानी या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये इंडिया में ही अपॉर्चुनिटी देके इंडिया को ही आगे बढ़ाने में मोदी जी क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, इन सबको ये मौका भी मिला है। और जहां तक पार्लियामेंट प्रोसीडिंग की बात है, झारखंड से निशिकांत दुबे जी ने जो कहा उसका एक अलग फोरम है, वो लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति चेयरमैन हरकेश जी को ज्यादा पता है कि आप प्राइम मिनिस्टर के साथ डिबेट कीजिए ना। ये भारत जोड़ो में तो चलिए आपने 4 महीना पूरा देश को जोड़ दिया, क्या हुआ उसके बाद सचिन पायलट राजेश क्या है अशोक गहलोत आपस में लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में इनके नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ आपके मध्य प्रदेश में वही लड़ाई चल रही है, यूपी में इनके पास कोई नेता है नहीं। तो वो चीजों को ध्यान भटकाने के लिए प्राइम मिनिस्टर और अडानी पे अटैक करने से ये सवाल, और कांग्रेस को कोई जमीन, कल एक पीएम ने स्पीच में कहावत कही थी जिसको काफी जगह कहा गया कि इनके पास जमीन नहीं है फिर भी इनको यकीन नहीं है। तो इन चीजों को आगे बढ़ाइए। आपकी जमीन ना आप यूपी में है, बिहार में है, किसी स्टेट में नहीं है, अभी दिल्ली भगवान के राकेश जी बहुत बढ़िया बात कही आपने। एक अंदर से मेरे अंदर एक जानने की बात मैं जानना चाहता हूं आपसे, चूंकि आप बहुत ही वरिष्ठ हैं। जब जमीन नहीं है तब तो पूरा 2.5 घंटे का भाषण राज्यसभा में कांग्रेस पर रहता है, नेहरू पर है, क्यों ऐसा? 2.5 घंटे का भाषण, उसमें 40% नेहरू, गांधी और कांग्रेस है, 60% मोदी जी ने पूरा देश की बातें कही, योजनाओं की बात करेंगे, 40% पे क्या जरूरत? समय ऐसी बेकार पार्टी और ऐसे बेकार व्यक्ति पर चर्चा करने की क्या जरूरत? क्योंकि हमारे मीडिया के मित्रों को ये अच्छा लगता है कि अडानी और मोदी जी को रिलेट करके देखते हैं। नहीं, मीडिया नहीं देखता, मीडिया बिल्कुल नहीं देखता, ये पॉलिटिकल लोग ही देखते हैं। आप भी नहीं देखते, हम भी नहीं देखते। नहीं, हम तो देखते ही नहीं है, हम तो उसको एज ए पॉजिटिव लेके चलते हैं। ठीक है, वो 8 बिलियन से 170 बिलियन बन जाए या कोई कुछ हो, लेकिन राहुल जी को बहुत जो लड़ाई पीएम के साथ नहीं है, वो एकदम व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश को आगे बढ़ाना है तो आपको सबको मिलके चलना पड़ता है। ठीक बात है। आप हमारा प्रश्न था राकेश जी कि भी इतनी अहमियत क्यों कांग्रेस को सदन में? ठीक है, मैं अडानी पे नहीं जा रहा हूं, मैं कांग्रेस को अहमियत देने के खिलाफ हूं कि कांग्रेस को अहमियत क्यों दे रहे हैं प्रधानमंत्री? फिर उनको कांग्रेस को पीएम ने आईना दिखाया कि आप कुछ भी यहाँ जो बोलते हैं उसकी सच्चाई देश के लोगों को 140 करोड़ प्राइम मिनिस्टर ने हर समय नंबर पे गया कि 140 करोड़ लोगों को आपकी बातों को यकीन नहीं होता है। आप हर समय यही सब, पिछले बार राफेल का मुद्दा उठा के आप गए चुनाव में, वहां आप की खाए, सुप्रीम कोर्ट में आपने माफी मांगी, इस बार अभी अडानी का मामला ले रहे हैं, आज से अडानी का शेयर अपने आप बढ़ते जा रहा है। तो कोई जो मुद्दा कांग्रेस लेता है इनके साथ एक कुछ नेगेटिविटी ऐसी होती है कि इनके मुद्दे इन्हीं पे ही बैकफायर करता है। ठीक बात। मैं कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जय किशन पूर्व एमएलए हैं, 4-5 बार विधायक रहे, उनसे पूछ लेते हैं। जय किशन जी, राकेश जी ने बड़ी बात कही, बैकफायर कर जाता है। तो आपके नेता का जो पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं वही बैकफायर कर जाता है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी, कही भाई आपकी जो नई पीढ़ी है वो नेहरू क्यों सरनेम नहीं लगाती? ये भी एक प्रश्न है, इसका प्रश्न मैं चाहूंगा। और तीसरा जो एक है कि भाई आप लोग विज्ञान विरोधी हैं, टेक्नोलॉजी विरोधी, ये भी आज प्रधानमंत्री ने कहा। ये भी बड़ा जबरदस्त आरोप है उनका।
अनम्यूट करिए जय किशन जी, अनम्यूट करिए, दर्शक सुन नहीं रहे हैं। बोलिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही जय किशन जी, बोलिए कृपया। हरकेश जी से बुलवा लीजिए। नहीं, मैं जा रहा हूं बिलाल भाई के पास, हमारे पास काफी लोग हैं। मैं चाह रहा था चूंकि इस समय इनका जवाब आना, बिलाल सब्जवारी के पास जाता हूं। बिलाल भाई, मोदी जी ने इस बात को बड़ा बड़ा दमखम के साथ में कहा, और जिस समय वो बात कह रहे थे ऐसा लग रहा था कि राजनीति का एक महायोद्धा शंखनाद कर रहा है। अब हो सकता है कांग्रेस के मित्रों को ये अच्छा ना लगे कि भाई मैं उनको महायोद्धा बता रहा हूं, वो कहेंगे ये भाजपा ही पत्रकार है, और अगर मोदी जी की थोड़ी सी जरा निंदा आलोचना कर दी तो कहेंगे कांग्रेसी है, कांग्रेसी। तो हम लोगों को तो जीना ही मुश्किल है। राकेश कुमार सिंह भी इस दर्द को समझते हैं, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन मैं सवाल करूंगा इस बात को लेकर कि अब कुछ भी कहो यार, अब क्या आखिरी वक्त क्या होना, हमको जो हो गया हो गया, अब बहुत लंबा हो गया जीवन। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने ये जो बातें कही, एक तो कहा कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते, और ये टेक्नोलॉजी वाली बात कही कि भाई विज्ञान और टेक्नोलॉजी विरोधी हैं कांग्रेसी। बिलाल भाई, बिलाल भाई आपका भी मसला कुछ, आवाज नहीं आ रही बिलाल भाई, ठीक करिए आवाज को। चलिए, मुझे लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान हो गया, मैं हरकेश जी के पास जाता हूं। हरकेश जी, ये प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि भाई ये टेक्नोलॉजी के विरोधी हैं, ये विज्ञान के विरोधी हैं, ये बात उन्होंने कही है, और वो कह रहे हैं कि भाई यह बड़ी बहुत अच्छी तरह के बता पाएंगे चूंकि आप बहुत ही पुराने नेता भी रहे हैं और 2 बार MP रहे हैं, कि ये गांधी सरनेम तो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते। प्रधानमंत्री जी ने एक तरीके से तंज भी कसा है और पूरे सदन ने हंसी भी उड़ाई है, मतलब पूरे सदन है नहीं, सत्ता पक्ष के लोगों ने। प्रधानमंत्री इस तरह की ही बात करते हैं, प्रधानमंत्री की तरह तो बात ही नहीं करते, वो तो पद पर खाली बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, वो गांधी क्यों लगाते हैं, आप उनसे पूछिए, उसका कारण होगा। वो नेहरू के बेटे बेटी होते तो नेहरू भी लिखते, लेकिन अब वो या उनके खानदान में अगर कोई रहा थे, करुण नेहरू आए हुए थे, तो आपको पता ही होगा, वो रहे ही हैं। देखिए मेरी, नहीं बिलाल भाई देखिए मेरी हरकेश जी को कंप्लीट किया। हरकेश जी कुछ कहना चाहेंगे? बिलाल के पास जाऊंगा मैं। नहीं, आप बिल्कुल, आपको हमसे साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में जो बात पूछे थे जी, उसके बारे में मैं 1 मिनट बता दूं। मैं तो सोच रहा था, मैंने बताया, देखिए वो बीच में बोल रहे हैं। नहीं बताया, बोलिए हरकेश जी, बोलिए आप। मैंने बताया नहीं था क्या? अभी बोल तो रहा था मैं साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में जो उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही गलत बात बोला है। साइंस टेक्नोलॉजी का जो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ और सारी चीजें खड़ी की गई, वो तो कांग्रेस ने किया। सारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आज भी वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में, जो 400-500 बेस्ट इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं, उसमें आज भी IITs हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च किसने बनाई? वो सारे बड़े बड़े काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तमाम लेबोरेटरीज को किसने आगे बढ़ाया? ये एटॉमिक एनर्जी का काम किसने शुरू किया? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम शायद प्रधानमंत्री जानते होंगे, उन्हीं के स्टेट के संभवतः रहने वाले थे। ये स्पेस रिसर्च का काम किन लोगों ने शुरू किया? अरे भाई हो गई, ठीक है ठीक है। ये सारी चीजें, ये क्या बोलना चाहते हैं कि बिलाल जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि वो अकेले ही सब पर भारी हैं। देखिए दुर्गेंद्र जी, प्राइम मिनिस्टर तो अपने फुल स्विंग में है, इसमें तो दो राय नहीं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, अगर उनकी भाषा की बात करें तो यकीनन वो बहुत प्रखर वक्ता हैं, और अपनी बात को किस तरह से रखा जाए संसद के अंदर, उसका आर्टिकुलेशन जानते हैं। लेकिन मैं इससे इतर एक अलग बात कहना चाहता हूं। सवाल आज अडानी और उस पर JPC की मांग को लेकर है। देखिए 1969 के अंदर इंदिरा गांधी ने जब अपना 71 में जाने से पहले एक एजेंडा लागू किया, तो उसमें मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड एंड प्रैक्टिस कमीशन का गठन किया था, और बैंकों के राष्ट्रीयकरण की भी बात की, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ भी था। तो मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड कमीशन का जिसका उद्देश्य ये था कि पूंजी एक कुछ चंद लोगों के हाथों में इकट्ठी ना हो, जो लोकतंत्र के लिए कहीं घातक ना बन जाए। तो ये वो मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन था, जिसका ये उद्देश्य था, जिसको मैंने अभी आपको बताया।
इसी उद्देश्य के चलते इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंदर अंबानी मिले थे और 2004 से 2014 तक अंबानी अपने एक्सट्रीम पर चले गए थे। तो जिस उद्देश्य से कांग्रेस की सरकारों ने मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन गठित किया था, उस उद्देश्य को कांग्रेस सरकार भूल गई थी और जिस घोड़े पर उन्होंने दांव लगाया था अंबानी पर, वो उनके हाथों से बाहर हो गया। अब मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, अडानी पर मोदी ने दांव लगाया, मोदी अडानी के साथ खड़े हैं और अडानी मोदी के साथ खड़े हैं। दरअसल ये सवाल बहुत ही राजनीति की बहुत ही व्यवहारिकता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजनीति के अंदर पूंजीवाद और राजनीति का जो तालमेल होता है व्यवहारिक राजनीति में, वो किसी से छुपा नहीं। सैद्धांतिक बातें सब लोग की जा सकती हैं, एक बड़े आदर्शवाद रूप में एक बात की जा सकती है, इसमें वो कोई भी कर सकता है, लेकिन राजनीति की जो व्यवहारिकताएं हैं वो अपने आप में इत्र होती हैं, वो अलग होती हैं। अब सवाल यह आता है कि कांग्रेस आज जेपीसी की मांग कर रही है। अरे भाई, जेपीसी की मांग करना बहुत आसान है, लेकिन जेपीसी को लेना तो बहुत मुश्किल है। आप अगर पूर्व की सरकारों पर जाएं, जब बोफोर्स का मैटर उठा था, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस इशू को बहुत अच्छी तरीके से उठाया था, 89 to 91 के तक प्रधानमंत्री भी रहे। तो जेपीसी एक इतनी बड़ी मांग है, ये खाली आपकी मांगने से सत्ता पक्ष आपको नहीं देता था, उसके लिए पूरा संघर्ष करना पड़ता है, पूरी स्ट्रैटेजी को आर्टिकुलेट करना पड़ता है, एक तरीके से नीति बनाकर सरकार पर प्रहार करना पड़ता है। संसदीय समिति से आपको अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके रिजाइन देते हैं, संसद का बहिष्कार करते हैं और एक दबाव बनाते हैं, जनता में जाकर रैलियां करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम चलाते हैं। जब सत्ता और बाइकआउट कर देते हैं संसद का, तब जाके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जैसी मांग पूरी हो पाती है। अगर आप 2G स्पेक्ट्रम की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय पर संसदीय समितियों का बहिष्कार किया था, संसद का बायकॉट करने की बात की गई थी, संसद के अंदर हंगामा किया करता था, तब जाके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग पूरी हो पाई थी। तो विपक्ष जिस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहा है, क्या विपक्ष के पास इतना दमखम है कि उसे प्राप्त कर सके? आपको उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी, सिर्फ भाषणबाजी से नहीं होगा। अगर आप इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसको इस मुद्दे पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या आने वाले समय में जो 8 स्टेट में चुनाव होते हैं इसका प्रभाव उन चुनाव पे लाना चाहते हैं, तो आपको पूरी रणनीति के तहत उतरना पड़ेगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मांग होती है वो सिर्फ मांगने से नहीं पूरी हो जाती, उसके लिए पूरी रणनीति बनाकर सरकार पर दबाव बनाना पड़ता है। तो क्या करते हैं, क्या किया जाए? अब रहा सवाल ब्रांडिंग का। अब मोदी बिलाल भाई, एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद आऊंगा आपके पास। एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद फिर आऊंगा। बिलाल सब्जवारी कह रहे हैं कि भाई इतना आसान नहीं है, आपने कह दिया जो जेपीसी मिल गई, इसके लिए एक सत्ता पक्ष पर करारा प्रहार करना पड़ता है। और वो सदन की रिपोर्टिंग कर चुके, उन्होंने बताया किस किस तरीके से क्या मसला होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलए जय किशन जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण जय किशन जी से अब तक बात नहीं हो पाई है। अब मुझे उम्मीद है कि शायद वो हमें सुन रहे होंगे और मेरे सवालों का जवाब देंगे। जय किशन जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 60 साल में कांग्रेस ने केवल गड्ढे खोदे हैं और वो उसे भर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। एक बहुत व्यक्तिगत सवाल किया कि भाई आपकी जो मौजूदा पीढ़ी है, आपका जो आला कमान है, वो नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाता? ये भी उनका एक सवाल है। क्या राहुल गांधी को उनके सवालों का जवाब मिल गया जो सवाल वो पूछे थे? मेरा यह तीसरा आपसे सवाल है और तीनों सवालों का जवाब आपसे चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी रोटी की जगह डबल रोटी खिला रही। आज लोकतंत्र बहुत कमजोर है। आज देश भूखमरी के कारगर पर जा रहा है, देश के किसानों को लूटा जा रहा है, देश के सरकारी कर्मचारी का शोषण हो रहा है, सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है, चौकीदार के नाम पे बहकाया जा रहा है, काले धन के नाम पे बहकाया जा रहा है, अच्छे दिन के नाम से बहकाया जा रहा है और लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। रामराज के नाम से बहकाया जा रहा है कि रामराज आएगा, राम मंदिर बनाएंगे, हनुमान मंदिर कौन बनाएगा? बना रहे हैं, वो बना रहे हैं जय किशन जी, तो बना रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, राम मंदिर बना रहे हैं। ये राम मंदिर भी कांग्रेस के प्रयास से ही बनना शुरू हुआ है
और ये देश की लोकतंत्र। वो कह रहे हैं आप लोग तुष्टीकरण करते थे, मोदी जी सबको बराबर सुविधाओं का लाभ दे रहे हैं, यही असली सेकुलरिज्म है। उन्होंने सेकुलरिज्म की नई परिभाषा दी है। आप लोग वाला सेकुलरिज्म नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला नहीं। आप ये देखिए, देश को हिंदू मुसलमान के नाम से बांटा जा रहा है। देश में कई मुसलमान ज्यादा हैं तो कई मुसलमान कम भी हैं। कई देश में हिंदू ज्यादा है तो हिंदू कम भी हैं। कई बुद्धिस्ट ज्यादा है, बुद्धिस्ट कम भी है। सिख ज्यादा है, कई सिख भी कम भी है। लेकिन देश सिखों का भी है, हिंदुओं का भी है, मुस्लिम का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, क्रिश्चियन का भी है। देश सारी भाषाओं का है, देश सारे प्रांतों का है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का देश नहीं है। उन्होंने देश की हिफाजत के अरे पीछे। उनका भी है भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, वो उनका भी है, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। अभी राकेश कुमार ने कहा कि अडानी भी इसी देश के नागरिक है। ठीक है, मोदी जी ने थोड़ा फेवर कर दिया तो क्या हुआ भाई, इस देश में ही तो काम हो रहा है। अडानी की रिश्तेदारी है क्या भारतीय जनता पार्टी से? एक अडानी जो आज से कितने सैकड़ों दर्जा नीचे था, आज 2 नंबर पर कैसे आ गया? टाटा कैसे आ गए? विजय माल्या का क्या हरकत है? विजय मोदी की, नरेंद्र मोदी जी इतनी वकालत की बात करते हैं, अच्छे दिन की बात करी थी। अच्छा, ये विजय किशन जी एक बात बताइए, आपके नेता राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे थे, क्या उनका जवाब मिल गया? मैं इतना जानना चाहता हूं, फिर मैं आगे जाऊंगा जी। जवाब देने की बजाय मैंने कहा ये रोटी की जगह डबल रोटी खिला रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की अनदेखी हो रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई ईडी न्यायपालिका को सताया जा रहा है, न्यायपालिका के ऊपर जो है अत्याचार, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। अरे कोई कहीं नहीं रहा, कोई आप ही लोग कह रहे हैं सब कुछ। न्यायपालिका कह रही क्या कि मुझे दबाया जा रहा है? कोई कह रहा है क्या? बिल्कुल किया। आप अंशरी योजना ले लीजिए, आप लाडली स्कीम ले लीजिए, आप पंचायत राज ले लीजिए, आप मनरेगा ले लीजिए, आप भूमि अधिग्रहण बिल ले लीजिए, राइट टू एजुकेशन ले लीजिए, और तो सारे फ्रंट पे मोदी जी कह रहे हैं हमने बहुत सारा काम कर दिया है, देश की तस्वीर बदल गई है, तकदीर बदल गई है। आज ही उन्होंने कहा है मोटे अनाज से लेके तमाम बातें कहें कि भाई हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया। बहुत लंबी फेहरिस्त है, कम से कम 100-200 मुद्दों पर वो बोले हैं। लेकिन तुष्टीकरण, ओबीसी जो आप लोग ओबीसी और एससी और तुष्टीकरण ये सब करते हैं, उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया कि सिर्फ विकास करो, सारे खांचे टूट जाएंगे। क्या विकास हो रहा? बताइए कौन सा विकास हो रहा है? क्या विकास हो रहा है? युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं, दलितों की हिफाजत हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? लोकतंत्र इतना कमजोर क्यों हो तो रहा है? आप लोग भी करते रहे। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने 50 सरकारें बर्खास्त कर दी, 50 बार उसका प्रयोग किया, तो ये तो आप भी करते रहे ना। आप दूध के दूल्हे थोड़ी हैं। अरे कांग्रेस ने देश की हिफाजत भैया मोदी जी और शाह जी पर जो आरोप आप लोग लगाते हैं, वो तो चलो कम से कम विधायकों के अंतरात्मा की आवाज पे विधायक अपने साथ बुलाते हैं। आप लोग तो सीधे ही बर्खास्त कर देते थे। इन्होंने देश की हिफाजत के पीछे एक डंडा भी नहीं खाया, इनका आज तक कुत्ता भी नहीं मरा। इंदिरा गांधी की छाती पे 32 गोली मार दी, राजीव गांधी के 50 टुकड़े कर दिए। जलियांवाला बाग की कहानी है, ग्वालियर की कहानी है। ठीक है। अब बिलाल सब्जवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिलाल भाई बोलिए, फिर मैं जाऊंगा सबके पास थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत वक्त 2 मिनट का है मेरे पास कुल जी। भारतीय जनता पार्टी के पास मुखबरी का इतिहास है, कांग्रेस के पास देश की आजादी के जंग का जय किशन जी, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब कृपया कंप्लीट करिए, मैं आगे बढ़ूं प्लीज। मैंने कंप्लीट कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में देश और किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी का पूरे तरीके से शोषण और युवाओं का भविष्य ठीक बात। बिलाल जी बोलिए। देखिए दुर्गेंद्र जी, आपने समय समय पर ये तो सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ब्रांड है, पॉलिटिकल ब्रांड है। हाँ, समय पे क्या, मैं लगातार सुनता हूं इस बात को। हाँ, लेकिन मैं आज यहाँ आपको डिफरेंट डायमेंशन में एक चीज रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास से वाकिफ हैं। राजेश खन्ना का एक समय में स्टारडम हुआ करता था जी, उसे अमिताभ बच्चन ने तोड़ा था, और उस अमिताभ बच्चन के स्टारडम को शाहरुख खान ने तोड़ा जी। अगर राहुल गांधी मोदी के स्टारडम को तोड़ने चाहते हैं तो उन्हें साम दाम दंड भेद राजनीति के सारे पैतरे सीखने होंगे। कबूतर बाज का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या कहना चाह रहे हैं आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। राकेश कुमार सिंह जी बोलिए, ये कह रहे हैं कबूतर बाज का, कि कौन कबूतर कौन बाज, ये बड़ी गूढ़ बात कही बिलाल साहब ने।
और वो कह रहे हैं कि हाँ, आपको ये बिलाल पैतरे भाई- पैतरे सीखने होंगे। अरे तो क्या गारंटी राहुल गांधी ने नहीं सीखे होंगे? राहुल गांधी भी अब पुराने सांसद हो गए हैं। राहुल गांधी जी के साथ समस्या क्या होता है कि ये कुछ समय तो आते हैं राजनीति में, फिर कुछ समय के बाद ये गायब हो जाएंगे। अब 11 महीने बच गया, 12 महीने में अगला चुनाव है। इससे साथ आप देखिए हर इस साल ही कम से कम 7-8 जगह चुनाव है। नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, राजस्थान इनका, मध्य प्रदेश, हर जगह चुनाव है, कर्नाटक है। तो इनका तो पॉलिटिकल फील्ड में इनको आपस में भिड़ना ही है ना। वहां जनता किसके साथ है, किसको पीछे कर देगी, ये तो हम लोग देख लेंगे 2024 में। तो पार्लियामेंट के अंदर में अडानी या अंबानी या शेयर मार्केट या कोई बंदा, कोई व्यक्ति जो बैठा हुआ है यूएस में, उसकी कोई एक काल्पनिक रिपोर्ट पे हम अपना समय क्यों व्यर्थ करें? अपनी जो खोई हुई राजनीति जमीन, जो प्रधानमंत्री बार बार कांग्रेस को कह रहा है, तो उसको तो आप पढ़िए। आप यूपी में कुछ नहीं है, बिहार में अपना कुछ नहीं है, जहां इनका जनाधार नहीं है वहां अपना जनाधार तो बनाए। ठीक बात है। और दुर्गेंद्र जी, आने वाले इस साल 8 राज्यों में चुनाव हैं, उस चुनाव को जीतने का प्रयास करें। ठीक बात है, ठीक बात है। अब जरा मैं जय किशन के पास जाऊंगा 10 सेकंड में। जय किशन जी बताइए, ये दोनों लोग कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीतने की बात करें, कहां आप अडानी में उलझे हुए हैं जी? मैंने बताया ना कि ये रोटी की जगह डबल रोटी खिला रहे भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को। ये अपने ऐबों को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये गुड्डी गुड़िया का खेल समझ रहे हैं देश को चलाना। इनको देश नहीं चलाना आता, इनको आरएसएस चलानी आती है। इनको मतलब आप लोग पूरी जिंदगी आप ही लोग शासन करोगे, दूसरे को नहीं मौका दोगे? नहीं, शासन क्यों नहीं करेंगे? इतिहास तो कांग्रेस के पास है। आप इतिहास पे जियोगे, वर्तमान में चाहे जितना पिट जाओ, चाहे 10-10 राज्य हार जाओ, लेकिन इतिहास लेकर चलते रहोगे आप लोग। आप क्यों? कांग्रेस के पास इतिहास है, कांग्रेस के पास हिफाजत है, ईमानदारी है, ठीक बात है, वफादारी है, देश के साथ प्रेम है। कांग्रेस इस देश की हिफाजत कर सकती है। ठीक बात। कांग्रेस हर जाति, हर धर्म, हर भाषा को लेकर के चल सकती है। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए हरकेश बहादुर जी के पास जाऊंगा। हरकेश जी, अंतिम टिप्पणी संक्षिप्त में, निवेदन के साथ में। देखिए, संक्षिप्त इतना ही है कि एक तो जो एक्सपंज किया गया है लोगों का भाषण, कई लोगों के भाषण एक्सपंज किए गए हैं, वो सरकार को नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आज तक जितने आरोप लगाए गए हैं सब कोई दस्तावेजी प्रूफ के साथ नहीं लगाए जाते रहे। और जो अभी जेपीसी की बात आप लोगों ने कही, जेपीसी तो तमाम मामलों में बैठी। आखिर जब अपोजिशन ये बातें उठाता रहा तो बोफर्स पर भी तो जेपीसी बैठी थी, शंकरानंद उसके चेयरमैन थे। उसके बाद और भी तमाम इशूज पर जेपीसी बैठाई गई है। तो जेपीसी की मांग कोई अपोजिशन की ऐसी नहीं है जिसके लिए वो लाठी चलाएगा तब ये बनाएंगे। अब जो अपोजिशन को करना चाहिए वो कर रहा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। बिलाल जी कह रहे हैं लाठी चलाओ, संघर्ष करो, लाठी खाओ। हरकेश जी, सबसे अच्छा आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाके राहुल गांधी कोर्ट में जाकर के जेपीसी की बात करें क्या राकेश जी? आप कहें भाई, आप तो पत्रकार हैं, पॉलिटिकल इशू है, जाकर के जेपीसी की मांग मैं आपको कहा, जब आपको लग रहा है कि पार्लियामेंट में आप नहीं सुनाई हो रही है। अब वक्त खत्म हो गया है। मुझे लगता है मैं अगली चर्चा जेपीसी पर करूंगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। बिलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया, जय किशन जी आपका शुक्रिया, राकेश कुमार साहब का शुक्रिया, हरकेश बहादुर आपका शुक्रिया, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बंसल जी वो आए नहीं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त चलते चलते का, और चलते चलते में बात राम और लक्ष्मण की। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ एयरपोर्ट पर लक्ष्मण जी की विशाल मूर्ति का अनावरण आज कर दिया, और ये साफ कर दिया कि 2024 का लोकसभा चुनाव यूपी में प्रतीकों की पॉलिटिक्स पर ही लड़ा जाएगा। योगी जी ने अपने भाषण में भी इस बात को कहा कि लखनऊ की पहचान लक्ष्मण जी से है। इससे संकेत मिलते हैं कि निकट भविष्य में लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर हो सकता है। कई अन्य शहरों के नाम भी प्रतीकों और संस्कृत भाषा में भी हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।